हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आज क्लास 10th के बोर्ड के छात्रों के लिए कुछ मैटर लेकर आया हूँ। एक पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिखाया था और ढेर सारी बातें डिस्कशन हुई थी, जिसकी जानकारी आप लेक्चर नंबर 5 से कर सकते हैं। 1 to 5 लेक्चर आपके पास पहुंच चुका है। लेक्चर नंबर 6 जा रहा है। लेक्चर नंबर 6 में बेटा आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि किसी भी इक्वेशन को देखकर हमें कैसे सूचना मिलेगी कि कौन सा केमिकल लिक्विड है, कौन सा केमिकल एक्वस है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैसियस है, या किस कंडीशन में रिएक्शन चल रहा है, कैटलिस्ट है, टेम्परेचर घटाया जा रहा है कि बढ़ाया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, तरह तरह के कंडीशंस, स्टेट, इन सब की जानकारी हम एक हेडिंग के अंतर्गत करेंगे। उस हेडिंग का नाम है बच्चों टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। क्या है हेडिंग? टू मेक equations more इंफॉर्मेटिव। जैसा कि आप लोग जानते हो, इंफॉर्मेशन माने सूचना, तो हमें इक्वेशन से ही सूचना मिल जाएगी कि उस इक्वेशन में पड़े हुए रिएक्टेंट, पड़े हुए केमिकल्स की क्या स्टेट है। वो सॉलिड में है कि लिक्विड में है, कि उसमें पानी मिला हुआ है मतलब एक्वस है, या गैसियस है, और कौन सा कंडीशन है। और फिर उस इक्वेशन से हीट निकल रही है, एक्जोथर्मिक है कि हीट ली जा रही है, एंडोथर्मिक है। इक्वेशन को देखकर हमें सारी जानकारी मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं द केमिकल इक्वेशंस व्हिच गिव द केमिकल equations which give more informations about the reactions, about the reaction, about the reactions are said as more informative chemical equations, chemical equations, and these informations are studied under 3 ways। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इन इक्वेशन से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इस इन्फॉर्मेशन को हम 3 हेडिंग के अंतर्गत स्टडी करेंगे। 3 तरीके से हम इसका स्टडी करेंगे। पहला तरीका क्या है बच्चों? देखिए, पहला तरीका देखो, बाई इंडिकेटिंग
by indicating the physical state of reactant and product of reactant and प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट किस स्टेट में है, ये पहले हेडिंग के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। और दूसरा हेडिंग क्या है, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेज, और तीसरा है बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस ऑफ रिएक्शन, माने किस कंडीशन में रिएक्शन चल रहा है। तो अब ये क्लियर बात हो गई। यहाँ पर जो मेन बात है, एक तो फिजिकल स्टेट है, दूसरा हीट चेंजेज है, तीसरा कंडीशन ऑफ रिएक्शन है। ये तीन चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल स्टेट बेटा समझ गए होंगे। अरे फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस भी है इसमें। एक्वस किसे कहते हैं, जिसमें पानी की मात्रा हो, जिसमें वाटर कंटेंट मिला हुआ हो। तो पहले फिजिकल स्टेट को लेकर के हम प्रोसीड करते हैं। ये फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट को कैसे हम इंडिकेट करेंगे, सॉलिड एंड, जितने सॉलिड हैं, अब कभी कभी रिएक्शन में मैंने पहले भी बताया था कि जितने सॉलिड हैं उनको यस से दिखाएंगे, और रिएक्शन के दौरान जितने प्रेसिपिटेट बनते हैं उनको भी हम यस से दिखाएंगे, उनको हम सॉलिड के कैटेगरी में लेंगे। तो देखिए इसमें ए सॉलिड्स एंड precipitates are indicated by यस सिंबल। ठीक है, लिक्विड स्टेट इज इंडिकेटेड बाय स्टेट इज यल, लिक्विड स्टेज को हम यल से दिखाते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन वाटर में बना हो, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विद वाटर, मैं बता भी दे रहा हूं, सॉल्यूशन विद वाटर, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। इसको दिखाते हैं बेटा ए क्यू, एक्वस का शॉर्ट फॉर्म ए क्यू। और गैसियस स्टेट जान ही गए होंगे जी से, इज indicated by
जी, ये रहा, ये पहला का जो है कैटेगरी रहा हमारा स्टडी करने का, केवल फिजिकल स्टेट की बात हुई है अभी। और दूसरा हेडिंग है हीट चेंजेज। तो बच्चों जब रिएक्शन होता है तो हीट तो चेंज होगा। अब यह चेंज दो तरीके का होगा, या तो रिएक्शन होते समय हीट बाहर निकले। जब रिएक्शन होते समय हीट बाहर की ओर निकलती है तो दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्जोथर्मिक, इज नोन एज एक्जोथर्मिक। और कभी कभी बेटा ऐसा रिएक्शन होता है, रिएक्शन तो चलता है लेकिन एटमॉस्फेयर से हीट ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी ली जा रही है, तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। अच्छा, अब यहां पर ये जानकारी हो गई एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक। लेकिन रिएक्शन जब लिखेंगे, अगर एक्जोथर्मिक है तो हीट को प्रोडक्ट के साथ राइट साइड में लिखते हैं प्लस करके। अगर एंडोथर्मिक है तो यही हीट को रिएक्शन के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट के साथ लिखते हैं। तो चलिए क्या है, हीट चेंजेज। हीट चेंजेज, तो द रिएक्शंस आर टू टाइप्स। according to heat changes, the reactions are two types। पहला क्या है बेटा, एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक। दूसरा है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। हीट चेंज के हिसाब से रिएक्शन को दो कैटेगरी में बांट दिया गया, एक एक्जोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। हाँ, तो एक्जोथर्मिक, अब हमें चूंकि हीट चेंज के हिसाब से दो रिएक्शन दो टाइप में बांट दिया हमने, एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक। अब चलते हैं बेटा एक्जोथर्मिक के बारे में क्या कही गई है बात। एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच द chemical reactions in which heat is evolved, मतलब हीट कम्स आउट during the reaction is called exothermic रिएक्शन। अब इसमें क्या कहते हैं, इन दिस रिएक्शन, समझते जाओ, इन दिस रिएक्शन, ये जो हीट वर्ड है थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं।
heat is retained to the right side, क्योंकि हीट निकल रही है ना, टू द राइट साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस, एक एग्जाम्पल देके क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1, burning of carbon in oxygen, burning of carbon in oxygen is an exothermic रिएक्शन। चलो भाई, ये है कार्बन, इसका स्टेट क्या है बेटा, सॉलिड। तो कार्बन लिख के नीचे ब्रैकेट बना के यस लिख दिया, मतलब यह कार्बन सॉलिड है। अब यहाँ पे लगा दिया, चूंकि कोई चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग में, तो यहाँ लिख दिया O2। थोड़ा सा नीचे ब्रैकेट बना के यहाँ लिख दिया G, मतलब ये गैसियस स्टेट है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट। अब दोनों में चलेगा एक, इसको लिख दो कार्बन, अब यहां लिख दिया बेटा ऑक्सीजन। अब दोनों में चलेगा केमिकल रिएक्शन, तो बन जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई माने दो, ऑक्सीजन तो हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलेंगे कार्बन डाई ऑक्साइड। यहाँ भी जी लिख दो, क्योंकि ये भी गैसियस स्टेट में है, और चूंकि हीट निकल रही है ना बेटा, तो इधर लिखोगे राइट साइड, राइट साइड हीट लिखा हुआ है। तो ये रिएक्शन कैसा है बोलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट राइट साइड लिख दिया जाता है। दूसरा देखो एग्जाम्पल बेटा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मतलब मेथेन। नेचुरल गैस में मेथेन होता है, हम यहां मेथेन लेते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहां ले लेते हैं मेथेन, CH4। चूंकि मेथेन गैस होता है तो यहाँ पर हमने जी लिख दिया, नाम लिख दिया इसका, क्या है ये भाई, मेथेन है। और चूंकि बर्निंग में कौन सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, तो O2। और ऑक्सीजन भी क्या है बोलो बेटा, गैस है। और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब ये मेथेन जो है यहाँ नीचे लिख दो नेचुरल गैस, तो समझ में आ जाएगा, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस LPG जो है नहीं, नेचुरल गैस जो पेट्रोलियम राख के नीचे पाया जाता है, पेट्रा राख के नीचे, तो वहाँ पे जो बनता है गैस, उसको हम नेचुरल गैस ही कहते हैं, जो कि नेचर में बनता है। तो अब इसका जब कंबस्चन होगा, बर्निंग होगा, तो सबसे पहले कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी गैस है, तो
यहाँ पे लिख दिया कार्बन डाई ऑक्साइड, और चूंकि हाइड्रोजन पड़ा हुआ है 2H2O और जल रहा है ना, तो कायदे से कहिए कि इसको लिक्विड में लिखना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ जलती है तो वाटर जब निकलता है तो वेपर के रूप में लिखता है, निकल हो रहता है, इसलिए थोड़ा मुझे यहाँ गैस लिखना पड़ेगा बेटा। इसलिए घबराइएगा नहीं कि वाटर तो हमेशा लिक्विड होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। वाटर जब वेपर में रहेगा तब क्या लिखोगे, गैस। और चूंकि एक्जोथर्मिक है तो राइट साइड में लगा दो हीट है। तो इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मीथेन गैस में है, ऑक्सीजन गैसियस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस है, वाटर भी गैसियस है, और रिएक्शन के दौरान हीट निकल रही है। पूरा रिएक्शन एक्जोथर्मिक है। अच्छा, अब इस तरह से और आपको स्पष्ट कर दिया जा रहा है तीसरे एग्जाम्पल से, जो है यहाँ पे आज जितने भी कंबस्चन रिएक्शन हैं वो सबके सब क्या होते हैं, एक्जोथर्मिक होते हैं। एग्जाम्पल तीसरा, all combustion reactions are exothermic reactions। जितने भी कंबस्चन रिएक्शन हैं सब एक्जोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो, ठीक है। जैसे रेस्पायरेशन एक्जोथर्मिक है। रेस्पायरेशन, हम सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो उस वक्त ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और ढेर सारा बॉडी में हीट निकलता है, एनर्जी। तो रेस्पायरेशन एक प्रकार का क्या है, ए काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पायरेशन जो है इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर C6H12O6 क्या है बेटा, ये एक्वस है, इसमें पानी मिला हुआ है। अब ये है ग्लूकोज हुआ, और यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, और ये गैसियस में है, और ये ऑक्सीजन लिख दो यहाँ पर। रेस्पायरेशन चालू हो गया, क्या बन गया, ऑक्सीजन निकला। हम सांस लेते हैं तो क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाता है, ये लिक्विड में रहेगा, और इसके साथ साथ एनर्जी निकलती है, एनर्जी। तो आप घबराइएगा नहीं कि हीट यहाँ लिखा, यहाँ एनर्जी क्यों, क्योंकि एनर्जी भी एक प्रकार की क्या है, हीट ही है। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 एग्जाम्पल हो गए, जो है एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, और ये सब पूरा स्टेट दिख रहा है। यहाँ पे एक्वस है, ग्लूकोज में पानी मिला है, ये ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, और एनर्जी निकला है। पूरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई। अब एक और एग्जांपल आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा, जो कि और क्लियर हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूरी तरह से। तो एग्जांपल 4 है बेटा, एग्जांपल 4 है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर। ये
बताया गया है पहले ही शुरू में एग्जाम्पल दे करके। मैग्नीशियम का जलना भी एक प्रकार का ये काइंड ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एग्जाम्पल आपका यहाँ पर 4 बन जाता है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, यानी मैग्नीशियम। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए कैसे है बेटा, यहाँ पे ये मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है तो सॉलिड तो होगा ही, इसलिए हमने यस लिख दिया। और यहाँ इसका नाम लिख दो मैग्नीशियम। और यहाँ भी इसको जलने में कौन सपोर्ट करेगा? ऑक्सीजन ही करेगा। और ऑक्सीजन कैसा होता है बेटा? गैसियस होता है। राइट इट्स नेम ऑक्सीजन। अब रिएक्शन शुरू हो जाएगा और 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है 2 मैग्नीशियम है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, अब 2 मैग्नीशियम आ गया 2 ऑक्सीजन आ गया। और ये भी पाउडर की तरह बनेगा, सॉलिड रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन करके, और साथ ही साथ ढेर सारा हीट निकलेगा और एक्जोथर्मिक रिएक्शन। राइट साइड हमने हीट लिख दिया है। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल देखते हैं, और ऐसे ही लिख आप समझ लो। एग्जाम्पल 5 है जो है कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, combustion of fuels, wood, petrol, diesel, LPG, etc. is an exothermic reactions। तो बात क्लियर हो गई। एक्जोथर्मिक रिएक्शन की पहचान, रिएक्शन होगा, हीट निकलेगा, और इस निकली हुई हीट को जब हम रिएक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो राइट साइड लिखते हैं हम इसको, प्लस करके हीट करके। अच्छा, अब बच्चों चलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को बताने के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है, इंडो माने अंदर। जब रिएक्शन होगा तो बाहर से हीट, एटमॉस्फेयर से हीट ली जाएगी और तब रिएक्शन चालू होगा। तो देखिए पहले, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, in which heat is absorbed, या मतलब टेकेन कहिए, एब्जॉर्ब मतलब हम टेकेन भी लिख दे रहे हैं, टेकेन बाय रिएक्टेंट फ्रॉम सराउंडिंग, is called endothermic रिएक्शन। अब यहाँ पे हुआ
और इन दिस रिएक्शन अब यहां पर बात आई हीट की, फिर वही बात मैं लिख दे रहा हूं, इन दिस रिएक्शन हीट चूंकि इंडोथर्मिक है ना, तो हीट इज रिटेन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन with reactant. In this reaction heat is retained to the left side of the reaction, left side of reaction with रिएक्टेंट के साथ, विद रिएक्टेंट्स। अब इसका कुछ एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है तो हीट ली जाती है, तो देखो बेटा एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन when nitrogen and oxygen, when nitrogen and oxygen are heated to very high temperature, very high अब समझ लो, हीटेड माने क्या? अरे भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीट किया जा रहा है, मतलब क्या समझा कि आप उसे हीट दे रहे हो। रिएक्शन कैसा बन जा रहा है? इंडोथर्मिक टू वेरी हाई टेम्परेचर, अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस दे फार्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, and this reaction is endothermic reaction. Is endothermic रिएक्शन। देखिए, ये है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक गैस होता है, जी लिख दिया, नाम इसका लिख दिया नाइट्रोजन। और ये है बेटा ऑक्सीजन, ये भी गैसियस स्टेट में होता है। अब क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो हीट किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे। और अब कितना डिग्री सेल्सियस तक हीट किया? 3000 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या बन जाएगा? 2NO, ये भी गैसियस स्टेट में है, इसको कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये रहा। अब देखो हीट किधर लिख दिया तुमने? हीट इधर लिख दिया रिएक्टेंट के साथ। ये ऑक्सीजन है। ये रिएक्शन कैसा हुआ? इंडोथर्मिक। और दूसरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 2, decomposition reaction is also endothermic reaction. Decomposition reaction is also endothermic
थर्मिक। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, CaCO3, ये सॉलिड है और इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको हीट किया जाएगा, ये हीट कर दिया, अब ये लेफ्ट साइड लिखा गया है। अब ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, ये भी सॉलिड ही रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में। और साथ ही साथ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैसियस में रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ जो है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी इंडोथर्मिक हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। फोटोसिंथेसिस जैसे प्लांट करते हैं ना, वो भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखिए ये लास्ट एग्जाम्पल है, फोटोसिंथेसिस और इलेक्ट्रोलिसिस। are also endothermic रिएक्शंस। अब हम तीसरे कैटेगरी की ओर चलते हैं, कंडीशंस अंडर व्हिच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। कंडीशंस अंडर व्हिच केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। यहाँ पे कंडीशन का मतलब जैसे टेम्परेचर, कुछ रिएक्शन अपने आप से नहीं होते हैं, उनके आगे बढ़ाने के लिए, रिएक्शन को कराने के लिए कुछ कंडीशन जनरेट करना पड़ता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया या प्रेशर बढ़ा दिया, इतने से भी काम नहीं चलता है तो कैटलिस्ट लगा दिया। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे। देखो बेटा, अब कैटलिस्ट पर मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाना चाहता। कैटलिस्ट वैसे दो टाइप का होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट, निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन को तेज कर देता है। निगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को स्लो कर देता है। जितने पॉइजन होते हैं वो निगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, तो रिएक्शन स्लो हो जाती है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट यहाँ बात हो रही है कि कुछ ऐसे रिएक्शन नहीं होते हैं तो उनको कराने के लिए कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। तो कुछ ना कुछ कंडीशन जनरेट किया जाता है ताकि रिएक्शन आगे की ओर प्रोसीड हो। तो देखिए इन सम केमिकल रिएक्शंस in some chemical reactions some conditions like heat,
कैटलिस्ट, प्रेशर, एक्सेट्रा आर required to carry out the रिएक्शन। साफ साफ कही गई है कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिनको आगे कैरी आउट करने के लिए, आगे की ओर बढ़ाने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है, प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, कैटलिस्ट की रिएक्शन, ये सब कंडीशन हैं। इतना कंडीशन जनरेट करेंगे तब रिएक्शन होगा। तो इससे भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। अब जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ पर है, डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। क्लोरेट KClO3 का डिकम्पोजिशन कैसे होता है? देखो बेटा 2KClO3, ये है सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में है। नाम लिख दो पोटेशियम क्लोरेट। अब क्या की जरूरत पड़ी? ये हीट किया, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ी। इतना करेंगे, गर्म करेंगे और मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट है, तब क्या हो गया है? तब ये डिकम्पोज कर जाएगा किसमें? पोटेशियम क्लोराइड जो कि सॉलिड है, ये हो जाएगा क्लोराइड, और साथ ही साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा। ऑक्सीजन ये रहा। तो इस तरह से अगर ये ना होता, मैंगनीज डाइऑक्साइड हीट न किया जाता, तो ये जल्दी डिकम्पोज होने वाला नहीं है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म मेथेनॉल। एग्जाम्पल 2 है, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म मेथेनॉल। मेथेनॉल, ठीक है। अब क्या कंडीशन है जरा यहाँ भी देख लीजिए। CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, क्या लिख दिया जाए यहाँ पर? कार्बन मोनो माने एक, ऑक्साइड मोनोऑक्साइड, और इसके साथ क्या मिलेगा बेटा? ये मिलेगा हाइड्रोजन, ये भी गैस है। लेकिन ऐसे ही नहीं मिलेगा, यहाँ देखो 300 ATM प्रेशर, और क्या रहेगा? 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अभी इससे भी काम नहीं चलने वाला है। अभी देखो
जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर रहेगा। अब सोच लो कितने कंडीशन हैं। 300 एटीएम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 2 कंडीशन। और तीसरा कंडीशन है जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा। तब जाके रिएक्शन आगे बढ़ेगा और मिल जाएगा हमें मेथेनॉल। तो ये सब कंडीशन है और यह लिक्विड स्टेट में है। तो मेथेनॉल। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस भी एक प्रकार का कंडीशन है। फोटोसिंथेसिस देखो जमपुर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो जरा बेटा, 6CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधे क्या लेते हैं मिट्टी से, पानी लेते हैं, 6H2O, ये है वाटर। अब किस स्टेट में रहता है, लिक्विड हमने लिख दिया। और क्या रहेगा उनको, ऐसे से काम नहीं चलेगा, और कुछ मिलना चाहिए, सनलाइट मिलना चाहिए, कंडीशन है ये, सनलाइट मिलना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए, एक क्लोरोफिल होना चाहिए, ये इतनी चीज़ें हैं, तब जाके रिएक्शन आगे बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रहेगा, सनलाइट रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, तब बनेगा ग्लूकोज, C6H12O6 और 6O2, ये गैस ऑक्सीजन गैस निकलता है, ये है ग्लूकोज, और ये है ऑक्सीजन है। तो इस तरह से बेटा ये रहा इतना केमिकल रिएक्शन के इन्फॉर्मेशन का। केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट की इन्फॉर्मेशन होती है, हीट चेंजेज की इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको हमने एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक में बांटा। और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके लिए कुछ कंडीशन की आवश्यकता होती है, जैसे यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, सनलाइट है, यहाँ पे हीट किया जा रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है। तरह तरह के रिएक्शंस हैं जिनके होने के लिए हमें कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरह से यह मेरा वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और बेटा साथ में एक चीज़ आप ज़रूर करिएगा, कमेंट हमें ज़रूर भेजिए। और इस वीडियो के साथ आपको क्विज भी जाएंगे, क्विज पढ़ करके आप जो है हमको कमेंट भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच।